फिरोजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में हीरालाल नाम का जमींदार रहता था। हीरालाल बुढ़ा हो चुका था और वो बीमार भी रहने लगा था। उसके बावजूद भी वह बहुत ही मेहनती था और उसके 3 बेटे थे। क्या हुआ आपको? मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ कि आप बहुत उदास रह रहे हो। कोई परेशानी हो तो मुझे भी बताइए, शायद आपकी परेशानी खत्म हो जाए। अरे भाग्यवान, क्या बताऊं। तू तो अपने तीनों बेटों को जानती है ना। मुझे उनकी चिंता सताए जा रही है। हमारा सबसे बड़ा बेटा सुरेश बहुत ही आलसी व कामचोर है, और दूसरा बेटा महेश वो भी आवारा है, और सबसे छोटा बेटा कमलेश वो समझदार और होशियार है। पर क्या? बताओ ना। भाग्यवान, तुझे लगता है कि दोनों बड़े बेटे कमलेश को टिकने देंगे? वो कमलेश को बहुत परेशान करके सब कुछ बिगाड़ देंगे। आप अपने दोस्त की बहुत बातें करते थे कि वह बहुत ही ज्ञानवान है, तो क्यों ना उनसे मिलकर कोई सलाह ले लो। हाँ भाग्यवान, तेरा सुझाव तो बढ़िया है। मुझे अमीर चंद से मिलना चाहिए और उसे इसके बारे में बताकर कोई सुझाव लेना चाहिए। आओ आओ हीरालाल भाई, आज इस तरफ कैसे आना हुआ? कोई परेशानी है क्या? अरे मित्र, मैं तुझे क्या बताऊं। मैं बड़ी विपदा में फंस गया हूं, पर तुम्हें कैसे बताऊं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे हीरालाल, मित्र भी कहते हो और अपनी पीड़ा भी नहीं बता रहे हो। तुम्हें जो भी परेशानी है तुम मुझे बेझिझक बता सकते हो। क्या बताऊं मित्र, मेरी तो उम्र हो चुकी है। मेरे बाद मेरी ये जमींदारी कौन संभालेगा? मेरे 2 बड़े बेटे तो एकदम आवारा और आलसी हैं, और सबसे छोटा बेटा समझदार है, परंतु उसकी वे चलने नहीं देंगे। तो तुम ऐसा करो कि तुम अपने तीनों बेटों को बुलाकर उनकी परीक्षा ले लो। जो उसमें पास हो जाए उसे अपना वारिस घोषित कर देना। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। सुनो बेटा, तुम तीनों में से जो सबसे योग्य होगा वही होगा मेरा वारिस। मेरी तो अब उम्र हो चुकी है, अब मुझसे ये सब कुछ नहीं होता। पिताजी, आप ये कैसे कर सकते हैं? मैं क्यों दूं परीक्षा? घर का बड़ा बेटा तो मैं ही हूँ, इसका हकदार तो मैं हूँ। पिताजी, सुरेश बड़ा है तो क्या वारिस वो कैसे होगा? मैं वारिस क्यों नहीं बन सकता हूँ? अच्छा, तो ठीक है। तुम तीनों में से जो भी परीक्षा में पास होगा वही होगा मेरा असली वारिस। परीक्षा ये है कि मैं तुम तीनों को कुछ बीज दूंगा। वो बीज किस फसल के हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम तीनों को अपने अलग अलग भूमि के टुकड़े में बोना है। जिसकी फसल सबसे पहले व सबसे अच्छी होगी वही होगा मेरा वारिस। तीनों बेटों को अलग अलग जमीन व बीज दे दिए गए। तीनों बेटों ने अपनी अपनी जमीन पर फसल उगाने का काम शुरू कर दिया। बीजों को बोए हुए 15 दिन हो गए थे, लेकिन किसी के भी खेत में एक पत्ती तक नहीं उगाई। क्यों सुरेश भैया, बीज बोए हुए 15 दिन हो गए, अभी तक न आपके फसल हुई है, न ही मेरे और न ही कमलेश के। हाँ महेश, मैं वही सोच रहा था कि 15 दिन हुए बीज बोए पर एक पत्ती तक न निकली। क्यों ना मैं तुम्हें एक सुझाव दूं? हाँ भैया, सुझाव अच्छा लगा तो मान लूंगा, बताइए। क्यों न बाजार से एक जैसी फसल के नए बीज लाकर बो देते हैं। हमारे दोनों की फसल उग जाएगी और हम दोनों जायदाद आधी आधी बांट लेंगे। बेचारा कमलेश तो भोला है, उसे पता ही नहीं चलेगा। कुछ दिनों बाद जब हीरालाल फसल देखने आया तो देखा कि सुरेश और महेश की फसल अच्छी खड़ी थी। कमलेश के खेत में फसल न के बराबर थी। जमींदार ने तीनों को घर बुलाया और वारिस की घोषणा करने लगा, और बाद में कमलेश को वारिस घोषित कर दिया। कमलेश को वारिस घोषित किए जाने पर दोनों भाई भड़क उठे और कहने लगे, पिताजी, आपने इसे वारिस कैसे घोषित किया? इसके खेत में तो फसल नहीं थी, केवल खरपतवार उगी हुई थी, जबकि मेरे और महेश के खेत में अच्छी फसल उग आई थी। सुन बेटा सुरेश, जो मैंने तुम लोगों को बीज दिए थे वो सरसों या गेहूं के थे, लेकिन वो अच्छे नहीं थे, वो खराब थे। उनसे कोई फसल नहीं उग सकती थी। मैंने उन बीजों में खरपतवार के बीज मिक्स कर दिए थे। तुम दोनों ने जायदाद पाने के लिए अपने छोटे भाई के साथ धोखा किया। शर्म आनी चाहिए। वही मैंने कमलेश को जो बीज दिए उसने वही बीज बोए और फसल की बजाय खरपतवार उगी।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के भी साथ धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए।